वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो नेम रिएक्शन में हमारा जो थर्ड नेम रिएक्शन है वो है कार्बाइलमाइन रिएक्शन या फिर कह लो हॉफमान आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस। तो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइलमाइन जिसको बोलते हैं वो बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम उसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप डिस्क्रिप्टिव में लिख रहे हो इसके आंसर, तो आपको लिखना होता है प्रिंसिपल या फिर कह लो स्टेटमेंट, उसके बाद मैकेनिज्म और एप्लीकेशन। तो वन बाय वन देखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये रिएक्शन किसके लिए है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमाइन। मतलब प्राइमरी अमाइन है ये चेक करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। दूसरा, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते, मतलब उसमें से आइसोनाइट्राइल नहीं बनता है। क्लियर है। या फिर कह लो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, तो ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्सरी से। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है और कह लो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देगा। मैं यहाँ पर कोई भी प्राइमरी अमाइन ले लेता हूँ इन जनरल, तो ये अल्काइल प्राइमरी अमाइन हो सकता है या फिर एराइल प्राइमरी अमाइन हो सकता है। जैसे हमने रिएक्शन किया था राइमोटाइमन में, किसके साथ किया था? क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ। ठीक है, और जैसे ही हम उसको हीट कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ अलग प्रोडक्ट बन रही थी, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगी R आइसोसाइनाइड, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस NaCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा। कितने मोल बनेंगे वो हम मैकेनिज्म लिखने के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट लिखते हैं क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। देखो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन कोई भी हो सकता है, वो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन हो सकता है या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। सो आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि ये बन रहा है जब इसको साथ में मिक्स कर दो और हीट कर दो। तो मैं लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ आइसोनाइट्राइल फ्रॉम रिएक्शन बिटवीन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे लिख दो, या फिर लिख दो व्हेन प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली इट गिव्स आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइलमाइन टेस्ट या फिर हॉफमान आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस। सो मैं लिख देता हूं यहां पर व्हेन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन is heated with chloroform and alkali, it gives isonitrile. This reaction is known as what? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर कह लो हॉफमान आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस। तो आइसोनाइट्राइल जो बन रहा है इसको हम आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं या फिर कार्बाइल अमाइन भी बोल सकते हैं, इसलिए इसको कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकेंड, तो देखो ये रिएक्शन जो है मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है प्राइमरी अमाइन के। तो कैसे आपको पता चलेगा? तो आप इन तीनों चीज को प्राइमरी अमाइन, क्लोरोफॉर्म और NaOH को मिक्स करके हीट कर दो तो आइसोनाइट्राइल बन जाएगा। कैसे बना या फिर कैसे पता चलेगा? तो एकदम ही फाउल स्मेल आती है, मतलब कि एकदम बदबूदार, इतनी गंदी स्मेल आती है कि आपको पता चल जाएगा कि आइसोनाइट्राइल बना है। अगर आप लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल में जाते हो और ये तीनों को मिक्स करके हीट कर देते हो तो इतनी गंदी स्मेल आएगी कि आप लोग वहां पर प्रैक्टिकल परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये कभी भी नहीं करना है।
क्यों नहीं करना है? तो ये जो आइसोनाइट्राइल होता है उसकी खराब स्मेल तो होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है एकदम, ठीक है, नाक में जलन होने लगती है। दूसरा, ये जो गैस बनता है ये गैस टॉक्सिक भी होता है। तो अब आ जाइए यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में भोपाल शहर जो है वहां पर एक गैस लीक हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर। ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हमें तो ये मालूम होना ही चाहिए। 2 दिसंबर मतलब रात में और 3 दिसंबर की सुबह में एक ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। क्या हुई थी? तो वहाँ पर एक जो कंपनी है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि पेस्टिसाइड बनाती थी, ठीक है, वहाँ पर एक गैस लीक हो गया था। तो कौन सा गैस लीक हुआ था? MIC। MIC का फुल फॉर्म क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और हिस्ट्री में ये सबसे खराब डिजास्टर माना जाता है, मतलब एक्सीडेंट माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मर चुके थे और बहुत सारे लोगों को इसकी इफेक्ट भी हुई थी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह में 1984 में। कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो लेबोरेटरी में आप जब भी जाओ, आप ये एक्सपेरिमेंट आपको जब तक बोला ना जाए आपको नहीं करना है, और जब करना है तब भी आपके टीचर आपको बोलेंगे कि 1 या 2 व्यक्ति करेंगे, बाकी लोग सिर्फ देखेंगे। तो थोड़ा सा ही गैस जनरेट होगा आइसोसाइनेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली ये जो रिएक्शंस होते हैं रिसर्च में, जब आइसोसाइनाइड यूज किया जाता है तो वो फ्यूम हुड में यूज किया जाता है। फ्यूम हुड क्या है, कैसा होता है, आप एक बार गूगल में जाके इमेज पे क्लिक करिए, आपको बहुत सारे फ्यूम हुड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल हमने क्या लिया? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में से आइसोनाइट्राइल बन रहा है, लेकिन पहले हमने क्या लिया? क्लोरोफॉर्म और NaOH भी तो लिया। तो राइमोटाइमन में जो हो रहा था, क्लोरोफॉर्म और NaOH के बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा था? याद करो। हाँ, एकदम सिंपल है। ये देखो मेरा क्लोरोफॉर्म है, ऐसे ही लिखा था मैंने, ये क्लोरोफॉर्म है। इसका रिएक्शन जैसे ही NaOH के साथ होगा, NaOH क्या कर लेगा? ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन एब्सेक्ट कर लेगा और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? H2O-, ठीक है। ये कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एज इट इज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया? कार्ब एनायन, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ जैसे ही मैंने कार्ब एनायन दिखाया तो इसके साथ ये Na+ जुड़ा होगा, ठीक है। हम नहीं दिखाते इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर नहीं है। तो यहाँ से Na+, यहाँ से Cl-, तो ऑल ओवर ये नमक निकल गया और क्या बचा? ये कार्बन के साथ 2 क्लोरीन एज इट इज, ठीक है। फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो पहले था ही, अब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इसको हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये कार्बन के साथ 2 क्लोरीन और कार्बन को दे दिया हमने लोन पेयर। ये इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये हमारा यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, जिसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। सो डाइक्लोरोकार्बिन इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन which was also reactive intermediate in राइमोटाइमन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर कार्ब एनायन जनरेट होता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि कार्ब एनायन भी ऑप्शन है, डाइक्लोरोकार्बिन भी ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन डाइक्लोरोकार्बिन ही टिक करना है। क्लियर है? राइमोटाइमन में भी सेम कार्बिन भी दिया है और कार्ब एनायन भी दिया है, तो कार्ब एनायन पे आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये कैसे बना? डिस्कस कर चुके हम। इसको अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं? क्योंकि ये एक ही कार्बन से H+ निकला और Cl- निकला, तो ये अल्फा एलिमिनेशन भी है, या फिर कह लो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से H+ निकला, यहाँ से Cl- निकला। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। क्या बना?
डाइक्लोरोकार्बन। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो पहले देखो क्लोरोफॉर्म और NaOH के बीच तो रिएक्शन हो चुका है, अब NaOH फिर भी रिएक्ट करेगा सेकेंड स्टेप में, लेकिन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट अब नहीं करने वाला है। तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ ये हमारा कोई भी प्राइमरी अमाइन, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर है। अब इसका रिएक्शन होगा डाइक्लोरोकार्बन के साथ। तो यहाँ पर हम लोन पेयर दिखाते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए अलग से ऐसे दिखा देता हूँ। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, कार्बन की जहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पर दे देगा। तो क्या बनेगा, R। ये नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो थे ही, अब ये चौथा बॉन्ड बनाने जा रहा है। ये कार्बन, कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन एज इट इज। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। दूसरी बात, ये नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट किए हैं, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यस, यहाँ पर मैकेनिज्म में बहुत सारे गलती करते हैं, जब हम असेसमेंट करते हैं तब हम देखते हैं। तो देखो ये बच्चे ने क्या किया था, कुछ बच्चों ने ये नाइट्रोजन और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक और बॉन्ड बना दिया। तो देखो 4 बॉन्ड तो नाइट्रोजन पहले से बना चुका है, 5वां बॉन्ड नाइट्रोजन का कभी बनता नहीं है। क्लियर है, तो नाइट्रोजन ऑलवेज मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बॉन्ड नाइट्रोजन का कभी नहीं बनेगा। अब क्या होगा, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से हाइड्रोजन से, जो कि बेचारा है, ठीक है। तो बेचारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन देकर निकल रहा है, तो क्या निकला, -H+। अभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं किसी को, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। कुछ मैकेनिज्म में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर NaOH अंदर है, तो NaOH क्या कर लेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन देखो यहाँ से H+ निकला पहले, तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। R, ये ऊपर दिखा देता हूं मैं, NH, यहाँ पर कार्बन के साथ क्लोरीन 2 एज इट इज। अभी ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अंदर OH- हाइड्रोक्साइड आयन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूं, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे बेसिसिटी डिक्रीज होगी, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा डेफिनेटली। तो सेकेंड स्टेप में ये H+ हो जाता है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्लियर है, यही लिखना है आपको भी। अब देखो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ गए, तो यहां पर लोन पेयर पास में बेटर लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही ये नाइट्रोजन या पास में इलेक्ट्रॉन देगा, क्या होगा, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, और ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम में होगा, तो जैसे ही हमने बेस डाला तो यहां से Cl, यहां से Na, तो ऑल ओवर क्या निकला, NaCl। बाकी मैं लिख देता हूं R, NH, अभी लोन पेयर नहीं रहा, तो ये कार्बन, कार्बन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ। फिर से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तो ये अनस्टेबल हो गया, तो क्या होगा, तो ये नाइट्रोजन फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब यहां से H+ निकला, तो अंदर हमने NaOH डाला हुआ था, Na का रिएक्शन हो गया, अभी OH- तो एज इट इज है, ठीक है। तो कह लो ये OH- यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये OH इस H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, -H2O, प्रोडक्ट क्या बनेगी, R, N, डबल बॉन्ड C, Cl, और यहां पर H एज इट इज, ठीक है। देखो अभी फिर से नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लोन पेयर आ गया, ठीक है। ये लोन पेयर नहीं है, ठीक है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच थे वो नाइट्रोजन ने ले लिए। अब नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लोन पेयर आ गए, तो नाइट्रोजन फिर से एक बार पास में दे देगा, ठीक है। जैसे ही देगा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये कार्बन की वैलेंसी भी 5 बनने जा रही है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने NaOH डाला हुआ, अंदर NaOH है ही पहले से, तो यहाँ से Na+, यहाँ से Cl-, तो ऑल, और यहाँ से NaCl निकल गया, और क्या बचा, R, N, ट्रिपल बॉन्ड C।
नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, अभी हाइड्रोजन के ऊपर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एज इट इज है, तो अंदर बेस डाला हुआ है, तो अब तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बेस का OH माइनस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन खींच लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इस कार्बन को। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से OH यहाँ से H, तो ऑल ओवर क्या बना H2O, और प्रोडक्ट क्या बन गई RN ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात, यहाँ पर हमने क्या बनाया, आइसोनाइट्राइल। कौन से मीडियम में बनाया, बेसिक मीडियम में। तो आइसोनाइट्राइल जो होता है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरी एक और बात, अगर यहाँ पर वाटर डाला होता हमने तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ हो जाता, क्या बनता है वो लास्ट में एप्लीकेशन में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें वाटर ऐड नहीं करना है, अल्कोहल के साथ हीट करना है इसको, ठीक है, अल्कोहल के साथ हीट करना है। वाटर के साथ हीट करेंगे तब भी वो बनेगा, लेकिन जैसे ही बनेगा उसमें से कुछ और बन जाएगा, लास्ट में देखेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन और ये डाइक्लोरोकार्बिन के बीच रिएक्शन होने के बाद ये इंटरमीडिएट जनरेट हुआ जो कि अनस्टेबल है, H प्लस निकला, H प्लस ऐड हुआ, मतलब ये स्टेप कौन सा है हमारा, प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर है, सिंपल। अभी ये जो प्रोडक्ट बनी, यहाँ पर ये अमाइन है, ठीक है, इसके साथ ये डाइक्लोरो है, तो ये डाइक्लोरो अमीनो डेरिवेटिव है, क्या है, डाइक्लोरो अमीनो डेरिवेटिव। अब ये डाइक्लोरो अमीनो डेरिवेटिव में से क्या होगा, हाइड्रोजन और हैलोजन निकल रहा है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन एलिमिनेट होने के बाद लास्ट में आइसोनाइट्राइल बनेगा। अब वहां पर जो मैंने लिखा था NaOH के कितने मोल यूज होंगे, तो देखो यहाँ पर 1 मोल मैंने NaOH यूज किया है, ठीक है, दूसरा NaOH मैंने कहाँ डाला, यहाँ पर, तो ये दूसरा मोल है NaOH का, तीसरा NaOH मैंने कहाँ पर डाला, यहाँ पर, तो टोटल NaOH के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल, ठीक है। अभी देखो NaCl कितने बने वो भी देखना है हमें, यहाँ पर NaCl 1, फिर दूसरा NaCl ये, और तीसरा NaCl ये, तो यहाँ पर NaCl कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अब H2O कितने बन रहे हैं, ये H2O 1, फिर यहाँ पर आ जाओ, यस, ये दूसरा H2O और ये तीसरा H2O, तो H2O भी 3 बनेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है, अभी याद रखने के लिए समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल में टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है मेरे पास टोटल स्टार्टिंग में, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना लेंगे, 3 H2O, ऐसे याद रखेंगे हम। यहाँ पर Na प्लस कितने हैं, 3, Cl माइनस भी कितने हैं, 3, तो 3 NaCl निकाल दो, और आइसोनाइट्राइल तो बन रहा है क्योंकि इसका नाम है हॉफमैन आइसोनाइट्राइल सिंथेसिस। तो एकदम ही सिंपल रिएक्शन है ये। अब बात करेंगे हम एप्लीकेशन की, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले सकते हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो देखो एप्लीकेशन में क्या है, ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन देता है, ये तो क्लियर है। दूसरी बात, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन के साथ इसका रिएक्शन होने के बाद कुछ और बनता है, आइसोनाइट्राइल नहीं बनता है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन, मतलब प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है। अभी एप्लीकेशन, तो देखो एप्लीकेशन में जितने मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको इसकी एप्लीकेशन लिखनी है। क्लियर है। देखो मैं पहली एप्लीकेशन लिख देता हूँ, ये CH3 CH2 NH2, क्या नाम लिखूंगा मैं इसका, इथाइल अमाइन। मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा तो वो 1993 के रूल के हिसाब से होता नोमेनक्लेचर। यहाँ पर स्मॉल लिखा है मतलब ये 2013 के हिसाब से है, ठीक है। सभी में रिएजेंट सेम रहेंगे। क्या रिएजेंट होंगे, ये क्लोरोफॉर्म, फिर 3 मोल NaOH। और एक बात, राइमर टाइमर में हमने कितने मोल यूज किए थे, सेम ही तो किए थे। और क्या बनेगा, ये CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, तो ये आइसोनाइट्राइल बन गया।
आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिखे तो एज पर 2013 कन्वेंशन इसको आइसोसाइनो एज प्रेफिक्स लिखते हैं। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं आइसोसाइनो। इसके लिए रूट वर्ड 2 कार्बन इथ और प्राइमरी सफिक्स एन। तो इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर है आइसोसाइनो इथेन, या फिर कॉमन नेम लिख दो इथाइल आइसोसाइनाइड, और कोई भी नाम लिख सकते हो आप, इथाइल आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल लिख दो। क्लियर है? तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन मैं साइक्लिक प्राइमरी अमाइन ले लेता हूं। और हाँ, अगर 12 साइंस वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्जन के फॉर्म में पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल या फिर कौन सा कंपाउंड है जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको वहां पर सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है कि जो प्राइमरी अमाइन है वो देंगे, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन है वो ये रिएक्शन नहीं देते। दूसरी इसकी एप्लीकेशन एक ये भी है कि यहां पर प्राइमरी अमाइन हम स्टार्टिंग में लेते हैं, लेकिन इसमें से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सेकेंडरी अमाइन बनाते हैं। तो ये भी हम देखेंगे। तो ये क्या नाम हो गया, देखो ये साइक्लिक है तो साइक्लो, फिर हेक्सेन अमाइन। ठीक है, सेम रिएजन, टाइम बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब ये प्रोडक्ट बनेगा एन ट्रिपल बॉन्ड सी। यहां पर बाई प्रोडक्ट क्या होगी 3 NaCl और 3 H2O। हॉफमैन आइसोनाइट्राइल में यहाँ पर 3 H2O बन रहा है, लेकिन राइमोटाइमन में यहाँ पर 2 H2O बन रहे थे। ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। देखो इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिख दो। तो इसके लिए क्या लिखते हैं आइसोसाइनो, इसके लिए साइक्लो हेक्स एन। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन, तो ये हमने एलिफेटिक ले लिया, ये साइक्लिक ले लिया, ये भी एलिफेटिक ही है। अब एरोमेटिक ले लेते हैं। ठीक है, सेम रिएजेंट क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के 3 मोल। तो ये क्या है हमारा एनिलीन, कॉमन नेम, या फिर आईयूपीएक ने इसको एक्सेप्ट किया तो आईयूपीएक में भी लिख सकते हो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एन ट्रिपल बॉन्ड सी, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। क्या नाम देंगे इसको, आइसोसाइनो बेंजीन, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम दे सकते हो, फिनाइल आइसोसाइनाइड। यहां पर एक और आपको सवाल मन में आया होगा जो कि ये है, देख लो, अगर आपके पास ये होता फिनॉल, इसका रिएक्शन आप इसके साथ कराते हो, NaOH के 3 मोल और क्लोरोफॉर्म, इसको हीट कर देते हो तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन रहा था। यहाँ पर OH, यहाँ पर CHO, ध्यान से देखना, सैलिसाल्डिहाइड। ठीक है, तो जब फिनॉल है आप सेम रिएजेंट ऐड करते हो तो ये रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है सैलिसाल्डिहाइड। ठीक है, जो कि ऑर्थो फॉर्माइलेशन है। अगर एनिलीन है तो रिएक्शन ऑर्थो पोजिशन में नहीं हो रहा है, ये नाइट्रोजन के ऊपर हो रहा है। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक ऑक्सीजन का यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, लेकिन फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, याद है? तो वहां पर 2 इफेक्ट लग रहे थे, पॉजिटिव रेजोनेंस और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। जबकि यहां पर पॉजिटिव रेजोनेंस तो है लेकिन इंडक्टिव नेगेटिव है, मतलब ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देता, मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गया। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बन रहा है। आफ्टर ऑल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैकेनिज्म पहले से फिक्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिसर्च में क्या होता है, आप कोई भी अननोन रिएक्शन लगा दो, जो प्रोडक्ट बनेगी उसको आप एनालिटिकल टेक्निक से पहले आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रोडक्ट बन रही है। फिर जो साइंटिस्ट वो रिएक्शन लगाता है वही रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रपोज करेगा कि ये मैकेनिज्म से ये बन रहा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म बाद में आती है और वो प्रपोज की जाती है, लेकिन उसमें जो केमिस्ट्री के रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए डेफिनेटली। तो एप्लीकेशन में मैंने 3 ले लिए, एक एलिफेटिक, दूसरा साइक्लिक एलिफेटिक और थर्ड एरोमेटिक ले लिया। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक कि प्राइमरी अमाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए तो इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड
खास ध्यान रखना है आपको, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर सेकेंडरी अमाइन। ये आपको याद रखना है, बहुत सारी एग्जाम में जैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो देखो अब ये भी देखेंगे हम कैसे होगा। ये प्राइमरी अमाइन था, आइसोसाइनाइड बना, फिर उसमें से सेकेंडरी अमाइन बना। तो देखो ये मैं कोई भी अमाइन ले लेता हूँ, मान लो ये मिथाइल अमाइन ले लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन में इसके साथ करवा देता हूँ क्लोरोफॉर्म और 3 मोल NaOH के साथ हीट कर देता हूँ, तो ये 3 NaCl निकलेंगे और 3 H2O निकलने के बाद ये बनेगा CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ये क्या बना? MiC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही गैस लीक हुआ था कहाँ पर? भोपाल में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब जैसे ये बन जाता, इसका अगर मैं रिडक्शन करा दूं, ध्यान से देखना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, तो क्या होगा रिएक्शन? देखो यहाँ पर आपको लगता है पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन तब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहली पॉसिबिलिटी, ये कार्बन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको? यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर देता हूँ मैं, तो ये H- बनेगा, ये H+ बनेगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज किया मैंने, क्या बना? ध्यान से देखो, ये CH3 एज इट इज नाइट्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो H+ के साथ जुड़ जाएगा, ये बन गया। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, मतलब ये अनस्टेबल है। तो सेकेंड स्टेप में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से, तो क्या बना? कार्बन, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे ट्रिपल बॉन्ड था, अभी डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिया, तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बना? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या ऐड हुआ था? ये हाइड्रोजन, कौन सा था हाइड्रोजन? ये H+ वाला, मतलब प्रोटोनेशन हुआ था फर्स्ट स्टेप में। तो अब सेकेंड स्टेप में इसके साथ रिएक्शन होगा इस H- का, तो क्या बनेगा? देखो CH3 एंड डबल बॉन्ड C, H और दूसरा H भी यहीं पर आ गया, क्लियर है। तो क्या हुआ? आप शॉर्ट में ऐसे लिख दो आपकी बुक में कि अगर आइसोनाइट्राइल है, ये CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के साथ होगा या फिर कोई भी रिएजेंट के साथ होगा। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। तो ये दोनों का रिएक्शन एक ही जगह पे होगा, कहाँ पर? ये कार्बन के ऊपर। पहले यहाँ पर क्या ऐड होगा? इलेक्ट्रोफाइल, फिर यहाँ पर क्या ऐड होगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये बन गया। अब तो ये देखो नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गए, ये क्या है? इमाइन है ना, इमाइन है। तो अब इमाइन का रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है? फिर से मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो देखो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बना? नेगेटिव। उसके साथ क्या जुड़ेगा? हाँ, सुनाई दे दिया मुझे। ये नाइट्रोजन के ऊपर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया जाए, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इस H+ को, तो ये हाइड्रोजन H+ से आया और ये H- वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो ये प्रोडक्ट क्या बन गई? CH3 NH-CH3, क्या बोलते हैं इसको? डाइमिथाइल अमाइन कॉमन नेम, या फिर N मिथाइल मीथेन अमाइन को IUPAC लिख देता हूं मैं, N मिथाइल मीथेन अमाइन, क्लियर है। तो ये क्या बना प्रोडक्ट? सेकेंडरी अमाइन। तो जैसे मैंने बताया था कि ये प्राइमरी अमाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, और दूसरी बात ये सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए यूज होता है। अब और एक चीज मैंने बताई थी, वो क्या थी? कि जो ये आइसोनाइट्राइल बन रहा है वो बेसिक मीडियम में बन रहा है, तो बेसिक मीडियम में तो ये स्टेबल है, लेकिन अगर वाटर होता एसिडिक मीडियम में तो क्या हो जाता? हाइड्रोलिसिस। तो देखो वाटर के साथ भी रिएक्शन देख लेते। मैं ये CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C ये ले लेता हूँ, पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करूंगा मैं? एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ। तो फर्स्ट क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव प्रोटोनेशन होगा, ये CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है।
अब सेकेंड स्टेप में इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, तो क्या होगा ये CH3 एंड फिर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, उसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, और ये कार्बन के पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब सेकेंड स्टेप में इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, H2O के साथ। ठीक है, ध्यान से देखना, ये H2O इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बना ये CH3 एंड डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन बन गया। ये तो अनस्टेबल होगा, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ से क्या निकला -H+, तो ये प्रोडक्ट बन गई CH3 एंड डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर OH। अब देखो यहाँ पर A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पेयर है, क्या हो सकता है रेजोनेंस। तो फर्स्ट स्टेप में मैं इसका रेजोनेंस कराऊंगा, रेजोनेंस का एरो दे दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा CH3N, डबल बॉन्ड था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन तो एज इट इज है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया और ये हाइड्रोजन एज इट इज। अब ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देख के पता चल जाता है कि ये भी स्टेबल नहीं होगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकला बताओ -H+। अभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, किसको देगा H+ को। मतलब ये स्टेप क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3N, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया। हमें पता है कि जैसे नाइट्रोजन के साथ मतलब अमाइन के साथ एसिड ग्रुप होता है, तो कार्बामिक एसिड बोलते हैं, जो अनस्टेबल होता है, तो ये भी अनस्टेबल होता है। अभी सेकेंड स्टेप में जैसे ही मैं इसका रिएक्शन H2O के साथ कराऊंगा एसिडिक मीडियम, अब ये पूरा मैकेनिज्म मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं क्या करूंगा, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा, हाँ सही है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा H2O में से H+ और OH-, तो देखो ये CH3NH तो था ही, एक और हाइड्रोजन आ गया। दूसरा यहाँ पर था कार्बन के साथ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा OH-, तो ये क्या बन गया, एक कार्बन वाला एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। तो जो दो चीजें थी वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि प्राइमरी अमाइन के साथ ही ये रिएक्शन होगा। प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन होने के बाद आइसोनाइट्राइल बनेगा। अगर आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन कर दोगे तो सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। तो ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन एज वेल एज इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल में अगर वाटर होता तो उसका क्या हो जाता हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट बन जाता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।